राजकीय महाविद्यालय कोटा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। आप निरंतर इसे जुड़े और सीखें। मैं यहाँ पर आपको अनिवार्य हिंदी के बारे में जानकारी दूंगा। आज हम अनिवार्य हिंदी स्नातक भाग प्रथम के अंदर अनिवार्य हिंदी का पद्य भाग है, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता जागू फिर एक बार का अध्ययन करेंगे। इस चर्चा के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, आपकी सुविधा के लिए उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे या इस चर्चा में जो बिंदु सम्मिलित है वो इस प्रकार होंगे: निराला का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगशीलता और छायावाद, और निराला कि इन वादों के अंदर निराला का क्या स्थान है, क्योंकि निराला की एक लंबी साहित्यिक यात्रा रही है। छायावाद में के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, प्रगतिवाद के भी प्रस्तुता कवि रहे हैं। उनकी काव्य रचनाओं में प्रयोगशीलता के भी लक्षण मिलते हैं। तो हम उनके कृतित्व और उनके चिंतन के अंदर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगशीलता के संदर्भ में विचार करेंगे। और निराला एक क्रांति दृष्टा कवि थे। उनकी रचनाओं में रचना के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक क्रांति दिखाई देती है। वो जिस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहाँ पर एक नए युग का श्री गणेश करते हैं, एक पुराने युग का अंत करते हैं। इसलिए उनकी साहित्य चेतना पर विचार करते हुए हमारे विचार में इस बिंदु को भी हम रखेंगे। उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। निराला की रचनाएं एवं साहित्यिक योगदान कि निराला ने किन किन रचनाओं का प्रणयन किया। फिर अंत में जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जागो फिर एक बार कविता, उसकी व्याख्या पर जाने से पहले उस कविता का मूल भाव क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से समग्रतः क्या कहना चाहता है, इस बात पर विचार किया जाएगा। और इस पाठ को हमने 3 चर्चाओं में विभाजित किया है। पहली चर्चा ये आपके सामने है। फिर अगली चर्चा में हम जागो फिर एक बार कविता का भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण करेंगे। और जो अंतिम चर्चा है उसके अंदर इस पाठ में बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं वो आपके सामने होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं निराला के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व से संबंधित कि युगों बाद माँ भारती की आरती उतारने वाले ऐसे व्यक्तित्व कला और साहित्य के क्षेत्र में कदाचित ही अवतरित होते हैं कि जिनका जीवन ही एक चिरंतन आरती का गीत बन जाया करता है। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण, युगांतकारी, प्रगतिकामी, प्रयोगशील, क्रांति दृष्टा, अप्रतिम कवि निराला का व्यक्तित्व कुछ इसी प्रकार का था। उनके व्यक्तित्व की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि ये छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण अर्थात सबसे अलग है। युगांतकारी है, यानी कि चली आई परिपाटी को बदल करके एक नई परिपाटी को जन्म देते हैं। जैसे छंद के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में छायावादी कविता की जो भाषा थी उसके अभिजात्य को तोड़कर उन्होंने एक साधारण भाषा का भी प्रयोग, सामान्य जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। प्रगतिकामी, उनकी कविताओं में प्रगति चेतना दिखाई देती है, पूंजीवाद का विरोध दिखाई देता है। प्रयोगशील, उन्होंने शिल्प के स्तर पर अनेक प्रयोग किए हैं। क्रांति दृष्टा, यानी कि वो उनके काव्य में
क्रांति देखने को मिलती है, एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। अप्रतिम कवि निराला का व्यक्तित्व कुछ इसी प्रकार का है। विलक्षण प्रतिभा के धनी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन महिषादल राज्य बंगाल में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में के जिला उन्नाव स्थित गढ़कोला नामक एक छोटे से गांव के निवासी थे और आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। बचपन में ही माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन पिता श्री राम साहेब त्रिपाठी के संरक्षण में हुआ। 13 वर्ष की अल्पायु में ही मनोहरा देवी से विवाह हुआ और 23 वर्ष की आयु में ही विद्रोह हो गए। फिर जीवन पर्यंत विवाह बंधन में नहीं बंधे। निराला के स्वभाव की विचित्रता ने उन्हें निराला व्यक्तित्व प्रदान किया है। करुणा और क्रोध, आत्मसम्मान और विनम्रता, कठोरता और अतिशय कोमलता, अक्खड़पन और सहजता आदि विरोधी प्रवृत्तियों के संयोग से उनका जीवंत और आकर्षक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि निराला एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अलग ही किस्म के साहित्यकार थे। बचपन में ही इनके आकर्षक और ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व के कारण आलोचक इन्हें महाप्राण तथा जन सामान्य दारागंज का संत, दीनों का मसीहा कहते थे। कहने का तात्पर्य यह कि साहित्य के क्षेत्र में निराला जी महाप्राण के नाम से विख्यात है। यानी कि इनकी कविता में एक जोश है, एक उत्साह है, एक वीरत्व का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इसलिए आलोचकों ने इन्हें महाप्राण कहा है। यानी कि इनकी साहित्य रचना में महाप्राण ध्वनियाँ अधिक है। जन सामान्य इन्हें दारागंज का संत तथा दीनों का मसीहा कहा करते थे। निराला जी ने बंगाल में 1918 से 1922 तक महिषादल राज्य की सेवा की। इसके उपरांत संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद का कार्य किया। इन्होंने 1922 से 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय पत्र का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में काम किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय और वहाँ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। इसके बाद इन्होंने 1942 से मृत्यु पर्यंत अर्थात 1961 तक इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन, संपादन और अनुवाद का कार्य किया है। अब हम इनके साहित्यिक योगदान की चर्चा करेंगे। और साहित्यिक योगदान का अर्थ या इस चर्चा के अंदर उनकी काव्यगत विशेषताएं भी आएगी, उनकी जो काव्य की रचनाएं हैं, उनकी विशिष्टताएं हैं, उन सब का जिक्र होगा। मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई। कहने वाले कवि निराला का रचना संसार इनकी उदार और विद्रोही लोकोन्मुखी चेतना का परिचायक है। कहने का तात्पर्य यह कि इनके काव्य में लोकोन्मुखी सामाजिक चेतना के दर्शन होते हैं। अन्य छायावादी कवियों के लिए अकल्पनीय और अज्ञात विषयों पर भी निराला जी ने कविताएं लिखकर अपने निरालेपन का परिचय दिया। कहने का तात्पर्य यह कि इन्होंने केवल छायावाद के रूढ़ विषयों को ही कविता का विषय नहीं बनाया। इन्होंने ऐसे अकल्पनीय, जो सामान्य साहित्यकार के लिए अकल्पनीय हो सकते हैं और अब तक अज्ञात हो सकते हैं, उन विषयों पर भी काव्य रचनाएं की है। अगर यहाँ छोटा सा उदाहरण दिया जाए तो तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी कविताएं हिंदी साहित्य में पहली बार देखने को मिलती है। तथा कविता में विषयांतर किया
युगांतर उपस्थित किया। भावों के वैविध्य के साथ ही भाषा एवं शैली संबंधी वैविध्य भी निराला को नई पहचान प्रदान करता है। हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय निराला को ही जाता है। जो इनकी पहली कविता है जूही की कली, जो इन्होंने 1916 में लिखी थी, उसी में साहित्य की कविता की परिपाटी को तोड़ करके एक नए छंद का प्रवर्तन किया, जिसे मुक्त छंद कहा जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत में निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात है। उनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, जिसमें वो स्वयं भी शामिल थे, की पीड़ा, परवशता, परतंत्रता, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह एवं विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गुंज सुनाई देती है। यद्यपि उन्होंने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि है जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता के साथ करते हैं। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार था। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएं प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि निराला अपनी कविता की शक्ति के माध्यम से जीवन और समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। निराला के काव्य में छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगशील काव्य प्रवृत्तियों का अद्भुत संगम हुआ है। निराला का अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास छायावादी काव्य है या कि छायावादी रचनाएं हैं। परिमल, बेला और नए पत्ते इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। अणिमा उनकी दार्शनिक कृति है। सरोज स्मृति एक उच्च कोटि की रचना है जो विश्व साहित्य में ऐतिहासिक महत्व का शोक गीत है। सरोज स्मृति संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में रचनात्मकता के अभिनव निकष स्थापित करती है। निराला की कविता भाव, भाषा और छंद के में नवीनता के कारण अद्वितीय बन गई है। इनमें खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात इनकी कविताओं में इन भाषाओं के भी शब्द मिलते हैं। निराला आधुनिक हिंदी के उन महान कवियों में से एक है जिन्होंने रूढ़ियों को ध्वंस कर भाव, भाषा और छंद को एक नया आयाम प्रदान कर हिंदी कविता का उत्कर्ष किया। निराला छायावाद के प्रवर्तकों में से एक है, तो दूसरी ओर प्रगतिवाद के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य जगत में भी वो सर्वोत्कृष्ट हैं। तोड़ती पत्थर, कुकरमुत्ता, बादल राग, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जैसी रचनाएं हिंदी काव्य जगत में निराला की अनूठी देन है। संक्षेप में निराला की काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उनका काव्य छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगशील प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है, अर्थात उनकी कविता में छायावाद भी मिलता है, उनकी कविता में प्रगतिवाद भी मिलता है, उनकी कविताओं में दर्शन भी मिलता है, उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है और उनकी कविताओं में प्रयोगशीलता भी दिखाई देती है। निराला की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। यद्यपि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रज भाषा और अवधी भाषा में भी कविताएं लिखने का प्रयास करते थे। जो कविता की
या निराला की भाषा के संदर्भ में, कलात्मकता के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं है, जो उनकी राम की शक्ति पूजा में, उनके तुलसीदास में, सरोज स्मृति में देखने को मिलती है, वह है समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति। तो अन्य रचनाओं में जो प्रगतिवाद से या प्रगतिशीलता से संबंधित है, बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग्य भरे पड़े हैं। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता, कहीं दलितों, शोषितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति व संवेदना, शोषकों और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग झलकता है। इलाहाबाद के पथ पर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली श्रमशील महिला पर लिखी पत्थर तोड़ती तथा भिक्षुक की व्यथा पर लिखी गई भिक्षुक कविता आज भी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। तो 1942 के आसपास लिखा उनका कुकुरमुत्ता नामक रचना, उनकी कुकुरमुत्ता नामक रचना पूंजीवाद की बखिया उधेड़ने के लिए बेहतर व्यंग्य है। वस्तुतः निराला हिंदी में एक युगांतकारी कवि है, जिनकी रचनाओं में मानव की पीड़ा, परतंत्रता, परवशता के प्रति तीव्र आक्रोश की ध्वनि सुनाई देती है और विषमताओं, विभेदों और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की तीव्र गर्जना भी सुनाई पड़ती है। ऐसा क्रांतिकारी कवि एक ओर अपनी ओजस्वी कविता द्वारा ज्वालामुखी का विस्फोट भी करता है, तो दूसरी ओर नारी के दिव्य सौंदर्य की अलौकिक झांकी भी प्रस्तुत करता है। प्रेम के मर्मस्पर्शी गीत भी गाता है। निराला की काव्य का यह वैविध्य अन्य छायावादी कवियों में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना संसार समय के एक लंबे फलक को अपने में समेटे हुए हैं। सन 1916 से 1961 तक निरंतर वे साहित्य साधना में लीन रहे। उनकी पहली कविता जूही की कली मानी जाती है, जो 1916 में लिखी गई थी, और यही वह कविता है जो निराला जी ने प्रकाशन के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भेजी थी कि आप इसे सरस्वती पत्रिका में स्थान दीजिए। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो अपनी कविता में समाज सुधार, नैतिकता और आदर्श को सर्वोपरि मानते थे, परंपरा को सर्वोपरि मानते थे, अनुशासन को सर्वोपरि मानते थे, इस जूही की कली कविता को उन्होंने प्रकाशित करने से मना कर दिया था। और सबसे जो उनको आपत्ति थी, उनके मुक्त छंद को लेकर थी। उस कविता में अश्लीलता का आरोप भी लगाया जाता है, जो 1916 में लिखी गई थी। यहाँ हम उनकी रचनाओं को विधागत दृष्टि से वर्गीकृत करते हुए आसानी से समझ सकते हैं। उनकी जो काव्य रचनाएं हैं या कि उनके काव्य संग्रह हैं, उनको हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए वर्ष यानी कि उनके प्रकाशन वर्ष को भी यहाँ पर दिया गया है। अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1938, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अपरा 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1958 और सांदे काकली 1969 में प्रकाशित हुई थी। और ये एक प्रकार से मरणोपरांत प्रकाशित होने वाली रचना है। सांदे काकली ऐसी रचना है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी।
निराला जी के निधन के बाद ही प्रकाशित हुई थी। और निराला जी की 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, लंबी कविता के इतिहास में, दीर्घ कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। उपन्यास देखिए, 1931 में अप्सरा उपन्यास, 1933 में अलका, 1936 में निरुपमा, 1936 में प्रभावती, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा आदि इनके उपन्यास हैं। और कहानियाँ भी निराला जी ने लिखी है। चौधरी चमार, सखी, सुकुल की बीवी, लीली और देवी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रेखाचित्र बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, निबंध और आलोचना, प्रबंध पद्य, चाबुक, चयन संग्रह, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन और नाटक है शकुंतला। निराला की समस्त कृतियों को निराला ग्रंथावली के रूप में 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। और इस ग्रंथावली में निराला जी का संपूर्ण कृतित्व एक स्थान पर देखने को मिलता है, या कि किसी भी अध्येता को एक स्थान पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जागो फिर एक बार कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। कोई भी कवि जब काव्य रचना करता है तो एक संवेदना होती है, एक ठेस होती है, एक लक्ष्य होता है, एक समस्या होती है। उस समस्या का समाधान के लिए वो काव्य रचना लिखता है, चाहे वह कितनी ही लंबी हो, कितना ही उसका विस्तार हो, लेकिन उसका एक केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्रीय संवेदना होती है। और वही केंद्रीय संवेदना केंद्रीय कथ्य या कि मूल प्रतिपाद्य कहलाता है। जागो फिर एक बार एक ऐसी कविता है जो कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में एक साहित्यकार का क्या योगदान हो सकता है, उस योगदान को पूर्ण किया है। ये संपूर्ण कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम में संलग्न वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती है, देशवासियों में एक नया उत्साह जगाती है। यह कविता उस समय का वर्णन करती है, या कि जागो फिर एक बार कविता में उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। यह मोहनिद्रा में सोए हुए निराश भारतीयों के प्रति एक उद्बोधन गीत है। इसमें कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जन के लिए कुछ चिंतन किया है और सुषुप्त भारतीय जनता को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जागने का आह्वान किया है, या कि उनको जगाने हेतु आह्वान किया है। कवि के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की आत्मा सोई हुई थी। वे आलस्य और कायरता आदि से ग्रस्त थे और स्वयं को कमज़ोर व दीनहीन मान चुके थे। वे चारों तरफ से निराश थे। ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना में भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत कर जोश भरने का प्रयत्न किया है और उनकी कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया है, उनकी अंतरात्मा को झकझोरने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने अनेक महापुरुषों के उदाहरण देकर भारतीयों को जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। इस रचना में वे कहते हैं कि दुर्बलता मृत्यु है, अभिशाप है, दुख है। अतः भारतवासियों को दुर्बलता त्याग कर
साहस और शौर्य से काम लेना चाहिए। यह साहस और शौर्य से काम लेने का समय है। कविता के अंत में कवि ब्रह्म हो तुम कहकर आध्यात्मिकता की झलक दिखा देना और मानव की को निर्भीकता एवं निडरता का संदेश देकर देश हित हेतु सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देना ही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। कविता में भारतीय महापुरुषों व भारतीय जनता को अमृत संतान, दुर्जय संग्राम के विजेता और स्वयं को दुर्जय, शौर्य साहस और बल के धनी तथा अंग्रेजों को सियार की तरह कायर और डरपोक कहकर देशवासियों का उत्साह बढ़ाते हैं। कवि का यह कहना है कि देश हित मरने वाले अमर होते हैं, साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर स्वर्ग में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, या कि उच्च पद के अधिकारी होते हैं, या स्वर्ग में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। यह धारणा भारत की गौरवशाली परंपरा और राष्ट्रीय चेतना का प्राण तत्व कहा जा सकता है, जिसमें देश के वीर जवान अपने प्राणों का बलिदान करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस तरह यह कविता एक प्रेरक कविता बन जाती है, जो मोहग्रस्त भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जगाने का कार्य करती है। इस प्रकार कविता समाप्त होती है। कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है समाप्त होता है। इस प्रकार इस चर्चा में हमने निराला जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, निराला जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पढ़ा, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के साथ या प्रयोगशीलता के साथ जिस प्रकार से कविता निराला जी आगे बढ़ते हैं और एक युग का अंत करके नए युग की शुरुआत करते हैं। उनकी कविताओं में जो विशेषताएं हैं, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की आदि के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद जागो फिर एक बार जो कविता है उसके मूल प्रतिपाद्य का अध्ययन किया। इस प्रकार आगे जो अगली चर्चा होगी उसमें हम जागो फिर एक बार कविता के भावार्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे।